हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक, चलो। तो आज हम लोग इस टॉपिक में क्या बात करेंगे। 10th का तो कुछ मटेरियल हम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट और लगभग जो भी सीनियर क्लास होगा ग्रेजुएशन तक का सब कोशिश करेंगे आप लोग को यूट्यूब पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। समय मिलेगा फिर समय के अनुसार सारा कार्य किया जाएगा। क्लियर? तो उसी कड़ी में आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और स्टार्ट करते हैं इंटर के लिए, बिहार बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस क्या चीज है वो उसके बारे में हमको डिटेल्स चाहिए, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस आखिर होता क्या है, ठीक है। वो समझ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस आखिर क्या चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है, कौन कौन सा टॉपिक है। फिर उसके बाद पूरे सिलेबस में बिहार बोर्ड के 12th के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर आएगा और किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है बोर्ड, ठीक है। सारा डिटेल्स यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर? तो पहले हम लोग जानते क्या है कि आखिर पॉलिटिकल साइंस होता क्या, राजनीति विज्ञान होता क्या, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। राजनीति, जिससे आप लोग सभी भली भांति अवगत होंगे, राजनीति मतलब राज करने की नीति, ठीक है। राज करने की नीति राजनीति कहलाती है और ये भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। क्लियर? तो अब हमको ये समझना होगा कि राजनीति मतलब राज करने की कैसी नीति, क्योंकि यहाँ राजतंत्र तो है नहीं, भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। तो राजनीति को हमको, राज करने की नीति को दूसरे शब्दों में समझना पड़ेगा हमको कि राजनीति ये नहीं समझना है कि राजा का नीति राजनीति, ऐसा नहीं है। मतलब थीम वही है, लेकिन आजकल इंप्लीमेंट क्या हो रहा है लोकतंत्र भारत में, आजाद भारत में इंप्लीमेंट क्या हो रहा है, उस राजनीति का मतलब क्या आ रहा है, वो सारा चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो राजनीति हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो जो भी काम करते हैं, छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, जो भी हम लोग कार्य करेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होता है। हमारे जीवन का एक एक भाग राजनीति से प्रेरित होता है, ठीक है। तो बिना राजनीति का जीवन का कल्पना करना संभव मेरे हिसाब से नहीं है। अब कैसे नहीं है, राजनीति मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसको हम अपने नीति से, उसको अपने ब्रेन से उसको नीचे गिरा दिए तो मेरा राजनीति सही हो गया। वो हम किसी विधायक से खड़े हो गए, कोई और विधायक से खड़ा हो गया, उसको हम क्या किए, उसको उस चुनाव में हरा दिए तो हम मतलब मेरा राजनीति सही है। ये ऐसा कभी राजनीति ये नहीं कहता। राजनीति कहता है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन मतलब कि अपने संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, पहला टर्म यूज किया संविधान, अपने संविधान के अनुसार कार्यों को करना, संविधान को धर्म मानकर कार्यों को करना, संविधान को साक्षी मानकर कार्यों को करना, संविधान को प्रूफ मानकर अपने कार्यों को करना, क्या कहलाएगा, राजनीति कहलाता है। तो आजकल ठीक है ये कह सकते हैं कि राजनीति का बहुत गंदा अभी हम लोग को एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो चीज राजनीति का मतलब जो चीज होना चाहिए वो आज के समाज में दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है, समझना है और एग्जाम में नंबर भी लेना है और बोर्ड पास भी करना है, ठीक है। तो हर चीज सोचना पड़ेगा। तो केवल ये चीज अगर हम देखें कि राजनीति बहुत ही अच्छी चीज है, ये भी हम नहीं कह सकते। राजनीति बहुत खराब चीज है, ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन राजनीति बहुत जरूरी है, ये हमको कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का राजनीति हम करते हैं। आजकल के नेताओं वाला राजनीति करें या हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है वो राजनीति करें, या मेरे जीवन को आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करता है, जो मेरा संविधान, वैसा राजनीति करें जो मेरे जीवन में खुशियां लाएगी या मेरे जीवन को प्रेरित करेगा या जिससे मेरा जीवन खुशहाल होगा। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। दूसरे को तकलीफ ना, कोशिश करना है कि मेरे किए गए कार्यों से दूसरे को तकलीफ ना हो। और खैर किसी व्यक्ति का, बहुत सारे व्यक्ति का नेचर ही वैसा होता है तो उसको कोई भगवान भी नहीं सुधार पाए। क्लियर? तो हम और आप क्या, कुछ नहीं। चलिए तो अब हम लोग सीधे मुद्दा पे आते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो पहले देखते हैं कि 12th में बिहार बोर्ड में जो इंटर का सिलेबस है वो सिलेबस पहले हम लिख देते हैं पूरा आपको, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है पूरा अध्याय का नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। और उस अध्याय में
किस अध्याय का कितना वेटेज है, मतलब कि अगर ये अध्याय है तो इससे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये अध्याय है तो इससे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो हर एक चैप्टर से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, वो आपको हम सारा डिटेल्स दे देंगे। क्लियर। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए एक कोई आपका चैप्टर हो जाता है और उस चैप्टर के अंदर अगर उस चैप्टर को हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर दिए तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ना प्रारंभ नहीं कर देना है। कैसे करना है, चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना रहेगा, सारा टॉपिक आपको हम लिख देंगे। ठीक। और फिर एक एक करके उस टॉपिक को डील किया जाएगा। ठीक है। उसका कोशिश करेंगे कि आप लोग को पीडीएफ उसका उपलब्ध करवा देंगे जो अपने से तैयार किया हुआ नोट है। तो अब हम देखते हैं क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का उसका सिलेबस देखना है हमको। सिलेबस मतलब कितना नंबर का हो टोटल, 100 नंबर का। कितना नंबर का, 100 नंबर का। तो 100 नंबर में आप लोग देखिए उसको 2 पार्ट हम बांट देंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए से आपको पूछेगा 54 नंबर का। कितना नंबर का, 54 नंबर का। और पार्ट बी से पूछेगा आपको 46 नंबर का। टोटल मिला के 100। तो चलिए, तो पार्ट ए में जो आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर जो है आपका एक तलीय प्रभुत्व का दौर, वो 6 नंबर का पूछेगा। देख लीजिए, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, दूसरा चैप्टर। और तीसरा चैप्टर आपका नियोजित विकास की राजनीति, दोनों मिला के, दूसरा और तीसरा चैप्टर मिला के आपका 10 नंबर का पूछेगा। क्लियर। चौथा चैप्टर क्या था आपका, भारत के विदेश संबंध, ये आपका पूछेगा 6 नंबर का। देखिए, पांचवा चैप्टर आपका कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां, कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। ठीक है, ये आपका मात्र 4 नंबर का पूछेगा। चलिए, छठा चैप्टर आपका संवैधानिक व्यवस्था का संकट, ये आपका 10 नंबर का पूछेगा। सातवां चैप्टर आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष, ये आपका 4 नंबर का पूछेगा। सातवां चैप्टर हो गया आपका नए सामाजिक आंदोलनों का उदय, ये आपका 6 नंबर का पूछेगा। फिर उसके बाद 9वां चैप्टर हो गया आपका लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति, ये आपका पूछेगा 4 नंबर का। और फिर लास्ट जो पार्ट ए का होगा 10वां चैप्टर, वो है वर्तमान समय में मुद्दों व चुनौतियां, ये आपका 4 नंबर का हो गया। तो टोटल मेरा कितना हो गया आपका 54। चलिए, अब है पार्ट बी। पार्ट बी कितना नंबर का, 46 नंबर का। तो 46 नंबर में क्या आपका कि विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, पहला चैप्टर, जिसका वेटेज है 8 नंबर का। चलिए, अब है आपका दूसरा चैप्टर साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत। और एक और चैप्टर है इसके साथ, तीसरा नंबर का, विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। तो दूसरा और तीसरा दोनों चैप्टर मिला के कितना हो जाएगा आपका पूछेगा, 12 नंबर का पूछेगा। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए चौथा चैप्टर पे, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, चौथा चैप्टर। और 5वां चैप्टर आपका कि उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिणी एशिया। तो चौथा और 5वां चैप्टर मिला के, दोनों मिला के हो गया 10 नंबर का। ठीक है। अब आ गया छठा चैप्टर। छठा चैप्टर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका, जो पूछेगा 6 नंबर का। और 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो पूछेगा आपका 4 नंबर का। फिर आइए अब 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर है कि विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। तो ये केवल आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं एक्चुअली बोर्ड में। क्लियर। और देखिए, और क्या है, जो लास्ट चैप्टर आपका पार्ट बी का भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं, वो पूछेगा आपका 6 नंबर का। ठीक है। तो टोटल आपका देखिए कितना हो गया, 46। तो ऊपर वाला 54, नीचे वाला 46, मतलब पार्ट ए 54 नंबर, पार्ट बी 46 नंबर, दोनों मिला के हो गया आपका 100 नंबर। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए का पहला चैप्टर। क्लियर। तो अब पार्ट ए के पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमको अब क्या क्या पढ़ना, क्या क्या। ठीक है। तो पार्ट ए के पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका हम परिचय देंगे आपको। तो चलिए देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको कि पहला चैप्टर में क्या सब पढ़ना है, पहला चैप्टर में क्या सब पढ़ना है। ठीक है। तो हेडिंग हम डालेंगे कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है। क्लियर। तो इस अध्याय में पहला पॉइंट हमको पढ़ना है, पहला आपका परिचय, मतलब उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे आपको, परिचय उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो है राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू का दृष्टिकोण, कि राष्ट्र निर्माण जो हुआ आजादी के बाद तो कैसे, उसका अर्थ क्या था राष्ट्र निर्माण का। फिर उसके बाद नेहरू का दृष्टिकोण, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका क्या दृष्टिकोण रहा था राष्ट्र निर्माण में। ठीक है। फिर अगला टॉपिक होगा आपका कि बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। ठीक है। बंटवारा जो हुआ, जो देश जो विभिन्न भागों में बटा, ठीक है, तो उसका विरासत मतलब कैसा, उसका कौन सा राजा था, कहाँ क्या था, फिर उसके बाद में किसका क्या शासन काल है, इसको सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शरणार्थियों का पुनर्वास। शरणार्थी मतलब क्या
कि दूसरे देश के व्यक्ति जो इंडिया में बस गए, भारत में जो बस गए, फिर उनके लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा पुनर्वास योजना किया गया। मतलब फिर से उसको जमीन दी गई या क्या दिया गया, कैसा क्या प्रावधान था, वो सब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि रियासतों का विलय या जिसको एकीकरण बोलते हैं। तो रियासत का विलय मतलब क्या है कि आजादी से पहले जो जैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि राज्य है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, कर्नाटक ये सब है, तो पहले ऐसा नहीं था। आजादी के पहले सब विरासत था कि फलना विरा हैदराबाद, फिर जो मणिपुर, मतलब बहुत सारा विरासत था पहले, ठीक है। उस विरासत का एक राजा हुआ करता था। तो विरासत का विलय मतलब सारा विरासत एक साथ आ गया, उसी को तो एकीकरण कहते हैं। एकीकरण मतलब क्या है कि एक जगह आना, ठीक है। तो विरासत का विलय मतलब बहुत सारा पार्ट था वो एक जगह आ गया, और फिर एकीकरण मतलब उसी को बोलते हैं, बहुत सारा पार्ट का एक जगह आ जाना, ठीक है। अब अगला टॉपिक उसमें पढ़ना होगा हमको कश्मीर की समस्या। कश्मीर का समस्या पता होगा सबको कि 370 धारा 370 हटने के बाद क्या क्या समस्या था, ठीक है। और 370 हटने के बाद क्या उसमें अच्छाई है और उसके बाद भी कुछ समस्या रह गई है, वो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कि कश्मीर आजादी के पहले कैसा था और धारा 370 हटने से पहले कैसा था और धारा 370 हटने के बाद कैसा है, ठीक है। तो उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगला है कि हैदराबाद और मणिपुर का विलय, ठीक है। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद कुछ महात्मा गांधी और अली जिन्ना के द्वारा कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि जो राज्य का राजा चाहे तो वो भारत में अपने आप को मिला सकता है, और जो ना चाहे वो या तो पाकिस्तान जा सकते हैं या अपना स्वतंत्र राष्ट्र अपना सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी कड़ी में जो हैदराबाद था, मणिपुर था, कुछ और था, ये सब क्या चाहा कि मतलब खुद का, मतलब उसका यहाँ का राजा चाहे कि ना कि मतलब कि हम ना भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में जाएंगे, हम खुद का अकेले का राज्य बनाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हो कि हैदराबाद और मणिपुर ऐसा राज्य था जो बाद में फिर से भारत में विलय हो गया, उसका भारत के साथ उसका एकीकरण हो गया। उसको करेंगे कि किस शर्त पे एकीकरण हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन। अब बहुत सारा प्रांत तो बहुत सारा रियासत तो एक साथ हो गया, और फिर राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो राज्य का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, किस आधार पे किया गया, ज्योग्राफिकल कंडीशन से, जिसको भौगोलिक दशा बोलते हैं, मतलब किस किस आधार पे उसके राज्य का गठन किया गया पूरे भारत में। बिहार है, फिर हिंदी भाषी क्षेत्र, तमिल भाषी क्षेत्र, फिर बंगाली क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र पे किया गया भाषा का, ये राज्यों का पुनर्गठन, मतलब राज्य का निर्माण। क्लियर। और अगला टॉपिक है आपका भाषा की राजनीति। जब राज्य का पुनर्गठन हो गया उसके बाद क्या हो गया कि भाषा की राजनीति होने लगी। भाषा की राजनीति मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आप तो तमिलनाडु से हैं और आपका भाषा तमिल है, अगर आपके तमिल का कोई नेता चुन के अगर ऊपर के पोस्ट पे जाता है तो वो क्या करेगा, तमिल भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिए वो अच्छा कार्य करेगा, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और जो गैर तमिल हैं उसके लिए वो मतलब उतने मन से कार्य नहीं करेंगे। ये ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगता है, ठीक है। तो भाषा की भी राजनीति होती है वहाँ, फिर हिंदी भाषी वाला भी वही करेगा, उसको बदला लेगा, तो वो भाषा का भी कुछ न कुछ राजनीति अपना होने लगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में क्या पढ़ना है हमको कि जो चैप्टर हम पूरा पढ़े हैं, ठीक है, जो चैप्टर पूरा पढ़े हैं उसमें से कौन कौन सा मुख्य टॉपिक जो हमको हमेशा याद रखने के लिए कहा जाएगा और जो याद रखने योग्य है, ठीक है, वो स्मरणीय बिंदु आपको लिखा देंगे। फिर उसके बाद आपका एक एनसीईआरटी कॉर्नर बन जाएगा। एनसीईआरटी कॉर्नर में आपको ऑब्जेक्टिव लिखवा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न, जो एनसीईआरटी का कॉर्नर होने के बाद जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको जो अपने अनुसार जो अपना खुद का क्वेश्चन बनाया होगा वो आपको मिल जाएगा। मतलब मेरे पर्सनली जो क्वेश्चन हम बनाए हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर, वो उस क्वेश्चन का आपको 10, 20, 25, 50 जितना चैप्टर के अनुसार, टॉपिक के अनुसार जितना क्वेश्चन उस पर बनेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी बनेगा वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आप लोग आंसर लिखिएगा, फिर हम आपको उसका आंसर देंगे या पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। क्लियर। तो चलिए, तो हम लोग को सिलेबस का जानकारी हो गया, सारे चैप्टर का जानकारी हो गया, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसका धीरे धीरे हम लोग डिटेल्स, मतलब पहला चैप्टर का डिटेल्स हम लोग ले लिए कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है, इतना डिटेल्स ले लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक दिन में ही इतना बर्डन नहीं लेना चाहिए। क्लियर। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपका हम क्लास स्टार्ट रेगुलर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लिए, ठीक है, चैप्टर का नाम देख लिए, टॉपिक का नाम देख लिए, और कल अगले वीडियो जब भी आएगा उस वीडियो में आप लोग को जो क्लास स्टार्ट होगा, टॉपिक जो स्टार्ट होगा परिचय से आपका वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तब तक आप लोग खुद के पास, जिसके पास बुक है पॉलिटिकल साइंस का, वो आप लोग उल्टा के थोड़ा आगे पढ़िए, जिससे कि अब करेक्ट करने में अच्छा लगेगा आप लोग को, और थोड़ा सा ध्यान में भी रहेगा कि इस टॉपिक से कहीं न कहीं हम मिले हुए, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक सब्सक्राइब के आगे छोटा सा घंटी आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। घंटी क्लिक करने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम अगला वीडियो जब भी अपलोड करेंगे, तो वीडियो अपलोड करेंगे और आपके फोन पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला देगा यूट्यूब से, ठीक है। वो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर सर्च भी करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो सर्च करने के लिए आपको यूट्यूब के सर्च बार में जाके सीधा आपको मेरा नंबर सर्च कर देना है। और नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, और हम बता भी देते हैं आपको 7319665832, ठीक है। एक बार फिर से नंबर देख लीजिए, 7319665832। क्लियर। तो आप या तो यूट्यूब के सर्च बार में मेरा नंबर सर्च कर लीजिएगा, तो जो भी क्लास अपलोड हम करेंगे और जो भी अपलोड किए हुए हैं वो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा उस पर। या मेरा वेबसाइट है www.akmyucc2014.blogspot.com, ठीक है। इस पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो ज्यादा जानकारी की डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। क्लियर।